साथियों, जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाली थी संविधान की विशेषताएं, कुछ मैंने आपको कल की क्लास में करवाई थी, जो आपकी रह गई थी वो आज आपकी क्लास में स्टार्ट करवाने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्टिंग करते संविधान की विशेषता। 7 विशेषता मैंने आपको कल करवा दी थी, जहाँ तक कि मेरे को याद है। अगली आपकी विशेषता होने वाली है, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के अंदर, वो आपकी प्रमुख विशेषता होगी। ठीक है, 1 नंबर पर डालेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में आपको पहले ये भी देखना है कि किस भाग में आपका इसका उल्लेख किया गया है, कितने मौलिक अधिकार रखे गए हैं। तो याद रखना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। अधिकार है जो इस प्रकार है। अब आपके कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा इसके अंदर समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसके अंदर दूसरा आपको हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपको हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आपका हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ नंबर आपको हो जाएगा, याद रखो 6 मौलिक अधिकार रखे गए हैं, उसके अंदर फिफ्थ आपका हो जाएगा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। थोड़ा जल्दी जल्दी करना क्योंकि बहुत सारे अधिकार हैं इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करने। अगला आपको हो जाएगा याद रखना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको ये बताना है, मैं आपको ये बता दूं कि किस अनुच्छेद, कौन सा अधिकार आपका कितने अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, कितने अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखना, पहले आपको समानता का अधिकार जो हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18, वही आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। अगला आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला आपका शिक्षा का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 29-30। और अगला आपको संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 के अंदर। एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी किस प्रकार इनका उल्लेख किया गया है, क्या आपको मौलिक अधिकारों का विषय आपका यानी कि महत्व है संविधान के अंदर। तो याद रखना, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर भाग 6 के अंदर भाग 3 के अंदर 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वो किस प्रकार आप देख सकते हो। पहला आपको हो जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो आपको ये भी याद रखना है, यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लेखित है। दूसरा आपको हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उल्लेखित है। नेक्स्ट आपको हो जाता है याद रखना आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है, जो आपका अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ नंबर आपको हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर उल्लेखित है। नेक्स्ट आपका सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच उल्लेखित है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर उल्लेखित है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं किस प्रकार इनका यानी कि इनको समाप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इनका क्या अधिकार है। हमारे अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे अपनी अपील कर सकते हैं, आपको सारा क्लियर करवाते रहूंगी, साथ साथ 2-2 बार रिपीट करवाते रहूंगी, तो इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अगला आपका याद रखना है, जिस व्यक्ति के, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख के चलो, थोड़ा मैं बोलती हूँ थोड़ा आप लिखते चलना। ठीक है ना। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार, थोड़ा शॉर्ट में लिख चलूंगी, मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण
प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परमादेश, जैसे रिट या अभिलेख जारी कर सकता है। रिट या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिलेख जारी कर सकता है, थोड़ा मैं लिखती चलूंगी, थोड़ा बोलते चलूंगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जिस व्यक्ति के, पहले आपको रिपीट करके बताती हूँ, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो मौलिक अधिकार गारंटी आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है, तो वो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो उसके लिए याद रखना परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण जैसे रिट या अभिलेख जारी कर सकता है। याद रखना मौलिक अधिकारों को कुछ दायरे के अंदर रखा गया है, कुछ दायरे के अंदर रखना है, यानी कि ये मतलब नहीं कि इसके द्वारा परिवर्तनीय, तो याद रखना ये परिवर्तनीय नहीं है। इनका जो आपका याद रखना परिवर्तन संसद में, ये आपको थोड़ा लेके चला, थोड़ा मैं संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से, संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें समाप्त किया जा सकता है या कटौती की जा सकती है, या इनमें कटौती की जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना आर्टिकल 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, ठीक है, अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर इन्हें स्थगित किया जा सकता है। इन्हें आपातकाल की स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। फिर से रिपीट करके बताया, जैसे कि मैंने आपको बोला था, थोड़ा मैंने आपको मुझे वाली बोला था, थोड़ा आपको लिख के बता दिया है। तो याद रखना, जैसे कि मैंने कहा था, जिस व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, मौलिक अधिकारों की गारंटी आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। अगर हनन हुआ तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में शिकायत करने के लिए जा सकते हैं, जो आपके लिए याद रखना, आपके सुरक्षा के लिए उत्प्रेक्षण, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसे ऋण या अभिलेख जारी कर सकता है। याद रखना मौलिक अधिकारों को कुछ दायरे के अंदर रखा गया है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। इनको संसद के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, इनमें कटौती की जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको लिख के बताया, कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 20-21 यानी कि अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर आपातकाल की स्थिति में स्थगित भी किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको मौलिक अधिकार होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कितने मौलिक अधिकार है, कितने अनुच्छेद के अंदर, तो सारा आपको क्लियर करवाती चलूंगी। इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट आपको हो जाएगा, नेक्स्ट विशेषता आपकी हो जाएगी, याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनूठी विशेषता बताया है, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको अगला बता दूं, अनूठी विशेषता बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भाग, संविधान के भाग 4 में इन्हें उल्लेखित किया गया है, ये उल्लेखित है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना, मोटे तौर पर ऐसे इस प्रकार लिख लेना, मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, समाजवादी, नेक्स्ट आपका गांधीवादी, थर्ड आपको हो जाएगा उदार बौद्धिक। 3 प्रकार के इनको पार्ट में डिवाइड किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है ना, याद रखना। साथ ही मैं आपको बता दूं, इन्हें
इन्हें मौलिक अधिकारों की भांति, जैसे कि मैं आपको उसमें लिखना भूल गई तो उसको बता दूं, मौलिक अधिकारों की भांति कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी कानून बनाने से पहले इन्हें जान ले, यानी कि इनके बारे में पढ़ना पहले जरूरी होता है किसी भी कानून को बनाने से पहले। साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिनर्वा मिल्स केस हुआ था, मिनर्वा मिल्स, इससे संबंधित जो भी आपको बताती हूँ, मिनर्वा मिल्स केस मामला कह सकते हो 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान का ढांचा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों पे निर्धारित है। नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। एक बार फिर से बोल के बता देती हूँ अगर समझ में नहीं आया तो। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पहले आपको मौलिक अधिकार करवाया तो उसके आपको बाद हो जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार की भांति में इनका उल्लेख किया गया है कि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय नागरिक के लिए। साथ ही आपको याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनूठी विशेषता के बारे में कहा गया है। साथ ही आपको याद रखना है इनका उल्लेख जो है भाग 4 के अंदर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। ठीक है ना, ये आपको 3 इसके प्रकार, आपका ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है। साथ ही में आपको नेक्स्ट इसके पॉइंट अंदर याद रखना है कि इसमें मौलिक अधिकारों की भांति कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को भी कानून रूप से लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है उनके आपको बदलाव करना, उनके बारे में कोई हल हुआ तो उनके बारे में जानना। साथ ही में आपको पॉइंट याद रखना है कि जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, जिम्मेदारी है कि किसी भी कानून को बनाने से पहले इनके बारे में जान ले कि सरकार की आपको पहली जिम्मेदारी होती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आपके भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही में अगला पॉइंट आपको देखना है कि मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980, जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण विशेषता रखते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ अगले हम विशेषता देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते रहेंगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी बताने की भी और आपको समझाने की भी। ठीक है ना, अगला आपको हो जाता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य शायद 10वां है, मौलिक कर्तव्य। यह मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के द्वारा जोड़ा गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक अधिकार को जोड़ा गया।
मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, इसी के अंदर आपको बता दूं, फिर से आपको एक बार रिपीट करके बता दूंगी। संविधान के मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान व राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी है नागरिकों को अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उपयोग करते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्र व उनके नागरिक, प्रत्येक नागरिक के लिए भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है, जो उनके अंदर मोटे मोटे पॉइंट रहेंगे वो आपको बताती चलूंगी। जैसा कि मैं आपको अगला पॉइंट होता था आपका मौलिक कर्तव्य, सॉरी, आपकी विशेषता के अंदर, संविधान की विशेषता के अंदर, तो आपको याद रखना ये मूल संविधान में उल्लिखित नहीं थे। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 कै के द्वारा अनुच्छेद सिर्फ 51 कै के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना इनका मौलिक कर्तव्य जो है इनके द्वारा एक और आपको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जैसे आपको मैंने बता दी। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि वह राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान की सुरक्षा के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। साथ ही आपको याद रखना कि भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों का उपयोग करते समय यह भी याद रखना है कि उसके भी अपने राष्ट्र के प्रति और आपके राष्ट्र के नागरिक के दूसरे के किसी नागरिक के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जो आपको दायरे में रहकर करनी है, यानी कि आपको कर्तव्य याद दिलाते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ हम अगला देखते, ज्यादा कुछ नहीं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर याद रखने को अंडरलाइन करके लिखिएगा। बस 2 बार आप लिखना लिखते चलो, 2 बार मेरे साथ रिपीट करते रहना, जिसकी क्लास के अंदर याद होता रहेगा। ठीक है, अगली विशेषता के अंदर देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अगली विशेषता आपकी हो जाती है, याद रखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसके साथ आपको याद रखना, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इस यहीं से लिखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, याद रखना आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अगला आपको बता दो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में इस शब्द के उल्लेख से यह कहा जाता है कि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। अब आपको बता दो कुछ आर्टिकल है जिनके द्वारा आपको किस प्रकार आपका धर्मनिरपेक्ष वर्ड दिया गया है,
वो हम आपके अंदर इसी के अंदर जानते चलेंगे। तो आपको पहला सबसे पहला आपको हो जाएगा किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समता या आपका समान स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको डाल लेना, किसी व्यक्ति को समान स्वतंत्रता व समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल भी साथ साथ लिखते रहना। अगला पॉइंट इसी के अंदर आपका हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 15, ठीक है ना। आर्टिकल भी इसी के अंदर लिखते चलना। अगला आपको हो जाएगा, याद रखना, हर व्यक्ति को आपका याद रखना सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए देंगे, ठीक है ना। इसी पॉइंट के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिखेगा तो अगले पॉइंट पे एक बार रिपीट करके बता दूं, सभी नागरिकों को समान सरकारी अवसरों में सभी नागरिकों को सरकारी अवसरों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 16। एक बार यहाँ तक रिपीट करके बताया, तो उसके बाद अगले पेज पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी तक, पहले आपको मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ा था, उसके बाद अगला आपको विशिष्ट होने वाले धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, किसी भी धर्म को अलग से आपका अधिकार प्राप्त नहीं किया जाएगा। तो याद रखने इसी के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल संविधान ही आपका वर्ड नहीं दिया गया था, 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शब्द यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इसी के अंदर आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये उल्लिखित है प्रस्तावना के अंदर, जिसके द्वारा नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस आर्टिकल के तहत कितनी विशेषता आपकी धर्मनिरपेक्ष की बताई गई है। तो किसी व्यक्ति को समान स्वतंत्रता समान सुरक्षा की प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 के अंदर। नेक्स्ट आपको देखना है कि सभी नागरिकों के सहकारी अवसर, जो आपके सरकारी अवसर है, सरकारी समितियां हैं, उनमें समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, आर्टिकल 16 के अंदर, ठीक है ना। इसी के बाद अगले पेज पे हम देखते हैं, कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। यह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 25। नेक्स्ट आपको देखना है, सभी नागरिकों को धार्मिक समूह के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यह आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 26। नेक्स्ट आपको देखना है, किसी भी नागरिक को धर्म विशेष के अंदर याद रखना, किसी भी नागरिक को धर्म विशेष के अंदर किसी विशेष प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 27। नेक्स्ट आपको इसी के अंदर लिखना है, किसी भी नागरिक को शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के निर्देश नहीं दिए जाएंगे, धर्म के निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक दिख रहा है तो ठीक है, वरना अगले पेज में हम कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषता, 2-3 आपके पॉइंट रहेंगे, वो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल 15 तक आपको वहां तक करवा दिए थे, 16 तक। अगला आपको देखना है कि सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का या उसके अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 25 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको देखना है कि सभी नागरिकों को धार्मिक समूह के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये आपका आर्टिकल 26 के अंदर है। किसी भी नागरिक को धर्म विशेष के अंदर किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 27 के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट आपको किसी भी सहकारी संस्थान में किसी भी प्रकार का धर्म निर्देश नहीं दिया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 28 के अंदर कहा गया, आर्टिकल 28। इसके बाद अगले पेज पे देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट और रह गए वो आपके। धर्मनिरपेक्ष की विशेषता इसी के अंदर लिख देना, ठीक है। अगला आपको लिखना है, किसी नागरिक वर्ग को अपनी लिपि व संस्कृति को अपनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 29। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसी के अंदर पॉइंट ऐसे नोट लगा के लिखते चलना। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग से अपनी संस्थान स्थापित करने व उसका संचालन करने का अधिकार है। संचालन करने का अधिकार, ये आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 30। अगला आपका याद रखना, इसी के अंदर एक पॉइंटर आपको हो जाएगा, सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता दी गई है। समान नागरिक संहिता प्राप्त है, आर्टिकल 44। एक बार इसके अंदर इंक डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं इसी क्लास के अंदर। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था धर्मनिरपेक्ष के अंदर कुछ विशेषता दी गई, कुछ आर्टिकल भी दिए गए। किस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया ये भी आपको मैंने डिटेल में बताया है कि इस आर्टिकल के द्वारा ये कहा गया है। तो इसी के अंदर नेक्स्ट आपकी विशेषता, जैसा कि आपको बताया था, किसी भी नागरिक को वर्ग के लिए, किसी भी नागरिक है उसके वर्ग की अपनी लिपि का संस्कृति को अपनाने का छूट दी गई, यानी कि आपका अधिकार दिया गया है। वो आपको कौन सी की? आर्टिकल 29 के अंदर। नेक्स्ट आपको दिया गया इसी के द्वारा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग अपनी संस्थान स्थापित करने व उनका संचालन करने का अधिकार, आर्टिकल 30 के अंदर। नेक्स्ट आपको हो जाता है सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्राप्त है, आर्टिकल याद रखना 44 के अंदर, ठीक है ना। इसके द्वारा आगे देखते हैं। आगे आपका याद रखना, आपकी विशेषता हो जाएगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है ना। इसी के अंदर जानते चलेंगे, थोड़ा जल्दी चलते हैं। कुछ विशेषता रह रही है आपकी, ज्यादा नहीं रही है, 4 या 5 रह रही है। अगली विशेषता आपकी हो जाएगी, याद रखना, विशेषता सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसके अंदर क्या हो जाएगा याद रखना आपका, भारतीय संविधान में लोकसभा
विधानसभा के चुनाव के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। अधिकार को अपनाया गया। ठीक है ना। इसी के अंदर आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो भी नागरिक 18 साल का है उसे बिना किसी लिंग, जाति, धर्म के आधार, बिना किसी लिंग, धर्म आपके आधार, जाति के आधार पर भेदभाव के मताधिकार का, मतदान करने का अधिकार है। अगला आपको याद रखना, भारतीय संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ आम जनता नागरिक को स्वाभिमान प्राप्त करवाता है, देता है। एक बार आपको रिपीट कर बताया तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दिया। इसके अंदर सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विशेषता किस प्रकार है कि भारतीय संविधान में लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसी के अंदर नेक्स्ट आपको रखना है कि किसी भी जो भी आपका व्यक्ति 18 साल की उम्र हो चुकी है वो आपका धर्म, लिंग या आपका जाति के बिना भेदभाव के उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। याद रखना, मूल संविधान में मतदान की उम्र 21 वर्ष रखी गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि भी करता है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट विशेषता आप देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता में आपको हो जाएगा एकल नागरिकता, कि भारतीय संविधान में किस प्रकार एकल नागरिकता है। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि इसी क्लास के अंदर आपको सारा कवर करना है। अगला आपको हो जाएगा 30 नंबर की विशेषता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में दो लक्षणों जो आपका संघीय व एकल का प्रावधान है, लेकिन संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का उल्लेख किस प्रकार दोहरी नागरिकता का व्यक्ति को, अमेरिकी नागरिक को केंद्र की नागरिकता के साथ वह जिस भी राज्य का है उसकी भी नागरिकता
भारतीय संविधान में भारत में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, उसे सिर्फ केंद्र की नागरिकता के साथ एकल नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है ना। एक बार आपको बताती हूँ किस प्रकार हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में लक्षण तो दो प्रकार के दिए गए, संघीय और आपका एकल। साथ ही आपको याद रखना कि भारतीय संविधान में दो लक्षण संघीय और एकल के साथ साथ सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वही दूसरे पार आपका अमेरिका का संविधान उठाकर देख सकते हो, जिसके अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता आप देख सकते हो, यानी कि जो व्यक्ति केंद्र के साथ साथ जिस भी राज्य में रह रहा है उसकी भी आपको अलग से नागरिकता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में पैदा हुआ है, किसी भी राज्य में रह रहा हो, उसे सिर्फ एक आपका याद रखना केंद्र की नागरिकता का प्रावधान दिया जाता है। बल्कि उसके अलावा कोई दूसरी प्रावधान नहीं दिया गया, यानी कि नागरिकता का सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस प्रकार आप देख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, अगली विशेषता हम देखते हैं स्वतंत्र निकाय। अगली विशेषता आपकी हो जाएगी स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान में कार्यपालिका व विधायिका व न्यायिक प्रावधान के साथ कुछ स्वतंत्र निकाय का भी प्रावधान है। कुछ स्वतंत्र निकाय का प्रावधान है। निम्न स्वतंत्र निकाय। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं इसके अंदर, भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन। दूसरा आप देख सकते हो, केंद्र व राज्यों के खर्चे का संकलन, या आपका लेखा जोखा बोल सकते हो, लेखा जोखा रखने वाले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला आपका इसी के अंदर हो जाएगा, थर्ड पे आप देख सकते हो लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग सिविल सेवा व केंद्र की भर्ती व परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी। वही आपका फोर्थ हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग। याद रखना कुछ आपके प्रावधानों के अंदर ये राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है, यानी कि लोक सेवा आयोग। वही आपका अगला पॉइंट हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं और आपका याद रखना राज्यपाल को किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अंदर सलाह भी दे सकता है। ठीक है ना। ये फिर से आपको रिपीट करके बताते हैं। तो 4 पॉइंट आपके स्वतंत्र निकाय के अंदर दिए गए। स्वतंत्र निकाय प्रावधान किस प्रकार है, तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका व न्यायिका समीक्षा के बाद भी कुछ स्वतंत्र निकाय का प्रावधान दिया गया है।
वो किस प्रकार है। पहला पॉइंट आप इसके अंदर देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग जो आपका स्वतंत्र निकाय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला हो जाएगा महालेखा परीक्षक, जो केंद्र व राज्य के लेखा जोखा यानी कि संकलन रखता है, वो आपको महालेखा परीक्षक का प्रावधान। थर्ड पॉइंट आपका अंदर हो जाएगा लोक सेवा आयोग, यानी कि सिविल सेवा और केंद्र की परीक्षाओं के लिए भर्ती का यानी कि भर्ती या चयन करने का प्रावधान, तो लोक सेवा आयोग। वही आपका अगला हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपका राज्य के अंदर सिविल सेवा की परीक्षा करवाने का, वो आपका कुछ प्रावधानों के अंदर राज्यपाल को सलाह देने का प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग को होता है। नेक्स्ट आपकी विशेषता के अंदर हो जाती है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान एक और आ जाएगा आपको, इसके बाद एक या दो रह जाएंगे। तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल प्रावधान। तो आपातकालीन प्रावधान किस प्रकार का है ना, भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। एक आपको हो जाएगा याद रखना आपातकालीन प्रावधान के अंदर, पहला आपको हो जाता है याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आक्रमण की स्थिति में फैली राष्ट्रीय अशांति में आर्टिकल 352 का उपयोग। नेक्स्ट आपको हो जाएगा सेकंड आपका राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, तो याद रखना राज्य में संवैधानिक असफलता के फैलने पर आर्टिकल 356 का उपयोग। इसी के तरह अगर आपको हो जाएगा थर्ड पॉइंट, तो वित्तीय आपातकाल। तो ये किस प्रकार हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, याद रखना वित्तीय आपातकाल वित्तीय के कारण आई समस्याओं से निपटने के लिए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 360 का उपयोग कर। एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ, याद रखना आपातकालीन प्रावधान तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधान का अंदर है, आपके भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है। वो किस प्रकार है, राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, आक्रमण की स्थिति में फैली राष्ट्रीय शांति को शांत करने के लिए जो आपका आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वो आप किस आर्टिकल का उपयोग कर। तो ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 352 का उपयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको हो जाता है राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो याद रखना राज्य में संवैधानिक असफलता फैलने के कारण जो आपका आपातकाल लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, वो आपका आर्टिकल 356 का प्रयोग करके लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको जब वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल वित्तीय की कारण आई हुई समस्याओं का निपटने के लिए, वित्त से जो आपकी समस्या आती है, वित्त किसी प्रकार आपका होना कम होना, तो उसके आपका जो आपका प्रावधान आपातकाल लगाया जाता है, वो आपका आर्टिकल 360 के अंदर लगाया जाता है। तो आपका तीन इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया था आपको मैंने बता दिया। एक बार आपको कुछ थोड़ा बोल के बता देते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, इंपॉर्टेंट लगे तो। याद रखना ये आपका किस प्रकार आपका आपातकाल का प्रावधान दिया है। आपातकाल के दौरान देश की जो संपूर्ण शक्ति है वो केंद्र के हाथों में आ जाती है, राज्य आपका जो होता है केंद्र के अंडर आ जाता है। तो बिना संविधान संशोधन के पूरा एक संघीय व्यवस्था है कि एकात्मक संघीय व्यवस्था से एकात्मक होना, यह आपका सबसे बड़ी विशेषता है संविधान के अंदर, जो आपका और किसी संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ।
जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपके आपातकाल के दौरान फैली अशांति को शांत करने के लिए पूरा जो आपका संघीय शासन होता है वो केंद्र के हाथों में आ जाता है। राष्ट्रीय राज्य जो होते हैं वो केंद्र के शासन के अंदर आ जाते हैं। तो एक संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था के अंदर जाना बिना संवैधानिक संशोधन के, ये आपका सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद हम अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता आपकी हो जाएगी, याद रखना, त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार, ठीक है ना। त्रिस्तरीय सरकार, याद रखना भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के बाद स्थानीय सरकार का प्रावधान भी, प्रावधान जो कि मूल संविधान में नहीं था, याद रखना, मूल संविधान में नहीं था। संविधान संशोधन 73 के द्वारा 1952 में, 1952 में, सॉरी थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम है, 1952 में यह जोड़ी गई थी। याद रखना आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़कर अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसके अंदर हो जाएगा, याद रखना, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9A को जोड़कर, अगर आपको समझ में आया तो बोल बता रही, जोड़कर अनुच्छेद, सॉरी आपका अनुसूची लिखना है, अनुसूची पूरा लिख देती, फिर अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अनुसूची 12 के द्वारा नगर पालिका, जिसे आप शहरी स्थानीय कह सकते हो, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दर्जा दिया गया जो और किसी संविधान में नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार और किसी संविधान में नहीं, किसी संविधान में नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा था त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार किस प्रकार है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार का उल्लेख किया गया है, एक सरकार आपका आएगा त्रिस्तरीय सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार मूल संविधान के अंदर नहीं थे, सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। याद रखना 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार को लाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 को जोड़कर भाग 9 जोड़ा था और अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। वहीं आपका 74वें संविधान 1992 के द्वारा 9A को जोड़कर अनुसूची 12 के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान जो भारतीय संविधान के अलावा किसी और संविधान के अंदर नहीं दिया गया, ठीक है ना। एक बार मैं आपको बोल के बता दी, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोबारा पढ़ने के लिए, और साथ में जो आपको बोल रहा हूँ लिखते भी रहना इंपॉर्टेंट। लास्ट आपकी विशेषता हो जाती है, लास्ट और अंतिम विशेषता आपकी विशेषता होगी, याद रखना, सहकारी समितियां। सहकारी समिति, तो याद रखना
संविधान संशोधन 92 के द्वारा 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, याद रखना। इसकी आपको कुछ विशेषता बता दूं, इससे होने वाले परिवर्तन। इस परिवर्तन के आप अंदर देख सकते हो, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपको बता दूं, इसके द्वारा ये आपका लास्ट विशेषता, थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम बोलती रहूंगी। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। दूसरा परिवर्तन आपको हो जाएगा, इसके द्वारा एक और नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल आप देख सकते हो अनुच्छेद 43 ठे के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से बोल के बता देते, ज्यादा कुछ नहीं। सहकारी समिति के अंदर बस आपको ये बताना है किसके द्वारा इनका प्रावधान रखा गया है, किस प्रकार संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपको बता दो, सहकारी समिति जो सबसे अंतिम विशेषता, प्रमुख विशेषता के अंदर है 17वीं विशेषता। तो याद रखना 17वीं विशेषता डालें, टोटल 17 विशेषता प्रमुख जो आपका एम लक्ष्मीकांत में दी गई, याद रखना। ठीक है ना, तो संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। इनसे होने वाले कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन के अंदर आप देख सकते हो, इसके द्वारा एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरे अंदर इसी के अंदर आपको हो जाएगा, इसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक और नया जोड़ा गया था, यानी कि एक और नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 43 जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आपको मैंने पूरी कोशिश की थी जितना आपको हो सके याद करवाने की, ज्यादा से ज्यादा याद करवाने की और आपको समझाने की। तो समझाने की मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप, जैसा कि मैंने कहा था, स्क्रीनशॉट लेके उनको आपको दोबारा से रिपीट कर सकते हो। इंपोर्टेंट एम लक्ष्मीकांत से प्रमुख विशेषता दी गई थी, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो उठा के आपके लिए लाई हूँ। तो पूरी भी आपकी कोशिश की थी समझाने की। इसी के बाद हम ऐसे नेक्स्ट टॉपिक में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।